बेहतर हो बागों में बहार ही कहिए। दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली दिल देश में आपका स्वागत है। कलम कमाल की कार्यक्रम में आज हम रूबरू हैं लेखक, कवि और पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी से। सबसे पहले सुनते हैं उनकी कविता बेहतर है बहार ही कहिए। यह कविता पत्रकारिता की मौजूदा हकीकत को बहुत ही बेबाकी से दर्ज करती है। कैसी पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है और कैसी दिखाई जा रही है, कवि की कलम इसे बखूबी बयां करती है। तो आइए सुनते हैं पहले उनकी कविता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद देश सेवा के लिए पत्रकारिता में राष्ट्रवाद पर शोध ग्रंथ लिखकर प्रोफेसर बने महोदय ने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से कहा कि सरकारी मंशा पर सवाल उठाना पत्रकार का काम ही नहीं है। यह काम विपक्षी दल करता है। विपक्षी दल की खबर लिखना पत्रकार का काम ही नहीं है। सेना जवान का गुणगान करिए, बहुसंख्यक धर्म का बखान करिए, धर्म गुरुओं का यशोगान करिए। तंत्र पर कब्जाधारी कुछ भी करें, तुम तो हमेशा वाह वाह करिए। किसी की संपत्ति कैसे भी बढ़ी, तुम उत्थान का बखान करिए। मौत का क्या है, आ ही जाती है, जज की मौत पर न सवाल करिए। बेसिन से यदि गैस चुरा ले कोई, ऐसी चोरियों पर ध्यान न दीजिए। कमाया है धन देश हित में उसने, उसकी देशभक्ति का मान रखिए। जानवरों में गाय को माता मानिए, इन्हें छू दे कोई तो हाहाकार करिए। इनकी रक्षा में मरने वाले शहीद हैं, इन्हें मारने वालों को शैतान कहिए। गिर जाए गर बनता हुआ पुल कोई, इसे विपक्षी दल की चाल कहिए। बढ़ जाए गर ई रिक्शे की बिक्री, इसे देश में बढ़ता रोजगार कहिए। पकौड़े तलना भी है कारोबार ही, ऐसे को दमियों में शुमार करिए। बेरोजगारी पर कोई सवाल उठाए, उसको देश का बड़ा गद्दार कहिए। होता है कुछ भी अच्छा यदि देश में, 70 सालों में पहली बार कहिए। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति कहिए, वाह क्या संस्कृति है ख्याल रखिए। पढ़कर नौकरी ही करनी है तो मेरी बातों को गांठ बांध लीजिए। साधन साध्य से बड़ा नहीं होता है, ये ज्ञान की बात भी जान लीजिए। सूखे बाग को सूखा नहीं ही कहिए, बेहतर हो बागों में बहार ही कहिए। दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली दिल देश में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कवि, लेखक और पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी। आज हम चर्चा कर रहे हैं उनकी एक कविता बागों में बहार ही कहिए। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। धन्यवाद आपका और दर्शकों को नमस्कार मेरा। तिवारी जी, आपकी ये कविता है बागों में बहार ही कहिए। क्या ये पत्रकारिता के मरम पर चोट है? बिल्कुल, ये आज के जो पत्रकारिता के हालात हैं उसी को देखते हुए ये कविता जो है लिखी गई है कि जो मीडिया में बहुत सारी चीज़ों को जो छिपाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों को गलत बताया जा रहा है या गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जिसमें मतलब सभी मीडिया तो नहीं लेकिन अधिकतर मीडिया का कुछ ऐसा ही हाल है कि वो जो सही खबर है, सही तथ्य वाली खबर है, वैसी खबरें जो है या तो दिखाई नहीं जाती या छोड़ दी जाती हैं या बहुत छोटे अंश में उन्हें सामने लाया जाता है। तो इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए ये कविता लिखी गई थी। क्या पिछले 5-6 साल में पत्रकारिता में कोई बड़ा बदलाव आया है? क्या इससे पत्रकारिता की छवि पर भी असर पड़ रहा है? जी, बदलाव भी आया है और छवि पर भी असर पड़ रहा है, बहुत छोटे से में कह दें। हालांकि पत्रकारिता पे जो अभी सवाल उठ रहे हैं, ऐसे सवाल बहुत पहले भी उठते थे। मैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पिछले दिनों पढ़ रहा था। उसमें एक जगह गांधी जी भी कहते हैं कि जो है जो मीडिया जो है वो सही चीजें नहीं दिखा रहा है।
तो उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में होते थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका आंदोलन चल रहा होता है और वहां पे भी अंग्रेजों की सत्ता होती थी। तो वो चूंकि अंग्रेजों की सत्ता थी, मीडिया जाहिर सी बात है कि उनके फेवर में सारी चीजें दिखाता था। तो कहते थे कि नहीं, जो है मीडिया जो है सारी चीजें नहीं दिखाता, और इसीलिए उन्होंने खुद जो है अखबार लॉन्च किया और पत्रिकाएं लॉन्च की थी वहां पर भी। और बाद में जब वो हिंदुस्तान आए और यहाँ के आंदोलन में जब सक्रिय हुए, तो यहाँ पे भी जो है उन्होंने अपना अखबार निकाला, मैगजीन निकाली और मीडिया से जुड़े रहे। और उनका यही मानना था कि ये जो मीडिया है अंग्रेजों का पोषित है। एक जगह और मुझे याद आ रहा है कि जब वहां पे चंपारण में वो नील के किसानों के लिए आंदोलन करने गए, तो वहां पर भी वो खबरों को जो है मीडिया के विभिन्न अखबारों के संपादकों से गुजारिश की थी कि आप अपने रिपोर्टर को सीधा भेज के खबरों की कवरेज ना करें, क्योंकि वो सही तथ्य नहीं दिखाते हैं। मैं जो चीजें मैं बताऊंगा या जो मैं दूंगा उसी को आप पब्लिश करें। तो उनका मेन मुख्य डर जो था वो यही था कि जो मीडिया है वो वैसा नहीं दिखाएगा, या मतलब जैसा जैसे जो उस समय किसानों की समस्या थी वैसा नहीं दिखाएगा, और वो अंग्रेजों के पक्ष में दिखाएगा। तो आज का जो मीडिया है, मुझे लगता है कि कुछ कुछ वैसा ही हो गया है कि वो सरकारी सरकारी पक्ष को ही दिखाने में उसकी ज्यादा रुचि है, और जो जनता का पक्ष है तो वो कहीं गायब हो जाता है। जनता से जुड़ी खबरें गायब हो जाएंगी, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं गायब कर दी जाती हैं, जबकि मीडिया है ही सूचनाओं के लिए। अगर आप अहम सूचनाएं, जनता से जुड़ी सूचनाएं और उनसे जुड़ी खबरें ही नहीं दिखाएंगे तो फिर मीडिया का कोई मतलब नहीं रह जाता है। निरंकुश सत्ता जब रहती है तो मीडिया जनपक्ष की जगह सत्ता पक्ष की तरफ रहता है। अंग्रेजों के समय ऐसा था। आपातकाल में भी देखा। तो क्या इसके ये अर्थ निकलते हैं कि निरंकुशता बढ़ रही है? बिल्कुल निरंकुशता बढ़ रही है। जब हम 1975 के आपातकाल की बात करते हैं, उसकी बहुत बरसी वगैरह भी कई लोग मनाते हैं अपनी विचारधारा के अनुसार। जो है वो एक सत्ता द्वारा घोषित घोषित आपातकाल था। लेकिन जब आप मीडिया को नियंत्रित कर लेते हैं और केवल जो है सत्ता की ही बातें निकल के सामने आती है, तो ये उससे भी बड़ा आपातकाल होता है। जनता बिल्कुल बेबस हो जाती है, उसकी आवाज को जो है सत्ता तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होता, और सत्ता वैसे भी सुनना नहीं चाहती। और अगर कोई सत्ता को जनता की आवाज सुनाना चाहता है तो वो उसको पसंद नहीं आता, और सत्ता ने उस पे चारों तरफ से पूंजी के माध्यम से पूरी घेराबंदी कर रखी है। इसमें पूंजी का बहुत अहम रोल है। कारपोरेट जगत ने जो है सत्ता और कारपोरेट जगत का एक अपना अघोषित घोषित जैसा भी कहिए, वो एक गठबंधन है, और दोनों एक दूसरे को पोष पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पल्लवित कर अगला रहे हैं। सवाल और से जुड़ा है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरफ जा रहा है, क्या वो आप पूरा ऐसा लग रहा है कि वो बाजार पक्ष में खड़ा है, वो सत्ता के पक्ष में खड़ा है, और जनता का पक्ष, जनपक्ष जो है उसमें बहुत पीछे छूट जा रहा है? उनके पास रिपोर्टर तक नहीं है छोटे कस्बों में, गांवों में, और वो किसी तरह से अखबारों पर निर्भर हैं, या अगले दिन वहां खबर दिखती है, या बहुत सी खबरें दिख ही नहीं रही हैं। आप अगर पूरे देश भर के अगर ई पेपर देख लें तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, जिसकी सबसे ज्यादा पहुंच है इस वक्त घर घर तक, उसमें देश की बहुत सी बड़ी खबरें जो आपको उस दिन के अखबार में दिखेंगी, वो कहीं आपको पूरे 24 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवी चैनलों पर वो नहीं दिखेंगी। वहां लंबी लंबी बहस चल रही हैं जिनके कोई औचित्य नहीं है। वो अफगानिस्तान पर बहस चल रही है, पूरे दिन चल रही है, जबकि वहां उनका एक भी रिपोर्टर नहीं है। तो ये स्थिति क्या है कि ये जनपक्ष से कट रहा है पूरी तरह से मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? बिल्कुल जनपद से कट गया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूरी तरह से मजाक है। उसे मीडिया कहना तो जो है बिल्कुल जो है मीडिया का ही अपमान है। वो इसलिए है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक जमाने में मदारी खेला दिखाता था, जमूरे और मदारी के खेल में बदल गया है वो। उससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो दूर दराज क्षेत्रों में उनको रिपोर्टर रखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि रिपोर्टर रखेंगे तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज या जनता की खबर उन्हें दिखानी पड़ेगी, और वो उनको दिखानी नहीं है। उनको दिखाना है
अपना एक निर्धारित एक एजेंडा है और उसी पे चलना है। एक ये होता है कि मीडिया पर कारपोरेट का या किसी का उसका दबाव होता है, बाजार का, जिसको आप कह रहे थे कि बाजार का दबाव होता है कि विज्ञापन लिए हैं तो फिर वो उसके पक्ष में जाएगा या जैसा भी होगा, एक सीमा तक ही वो अपना उसका वो तय करता है। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे उस विज्ञापन या बाजार का भी दबाव नहीं है, उस पे बस केवल एक ही दबाव है। वहाँ उसने जो है वो तय कर रखा है कि एक जमूरा है और एक जो है उसका नचाने वाला है, बस उसकी अपनी निर्धारित स्क्रिप्ट है और वो उसी पे चल रहा है उसको। उसके आगे ज़्यादा उसको कुछ करना नहीं है और उसकी जो कमाई होनी है वो एक निर्धारित जगह है, वो वहीं से आनी है। उसको ना जनता से कोई लेना देना है, ना बाजार से भी कोई लेना देना है। बाजार सहयोग करता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ना करे तो भी। हालाँकि उसी बाजार की ही शक्तियाँ उसे संचालित कर रही हैं, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। मैंने एक लेख लिखा था कि अब सवाल पत्रकारिता की धार पर उठेंगे। वो होना क्या शुरू हुआ था कि जब आप बाजार की खबरें, जब विज्ञापन आ रहा था बाजार से, तो उसके साथ एक छोटी सी खबर और आती थी कि साहब ये भी जरूर लगेगी। हाँ जी। बाजार में तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, उसकी चलो खबर भी छोटी सी बन के लग गई। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है राजनीति में जब अपना लिया गया, सरकार का विज्ञापन भी तब आएगा जब नेता के या मंत्री के बारे में आपका न्यूज चैनल पे चलाओगे आधे घंटे 1 घंटे। तो ये जो ट्रेंड बना है, क्या ये लगता है कि इसने पूरी पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर दी? हाँ, दिक्कत तो पैदा कर दी है, लेकिन एक इसमें थोड़ी सी अभी गुंजाइश प्रिंट मीडिया में बची हुई है कि विज्ञापनों और इस विज्ञापन वाली खबरों के बीच में भी जनता की खबरें आ जाती हैं और कहीं ना कहीं उनकी गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चूंकि उन्होंने वो स्पेस ही नहीं छोड़ा है, वो पूरी तरह से सारे स्पेस पे जो है तो वो एक निर्धारित, मतलब सत्ता तंत्र का एक कब्जा हो गया है कि उनको वहीं से हानि लेनी है, वहीं से लाभ लेना है। अगर घाटा हो रहा है तो उसकी भी भरपाई घूम के या किसी और तरीके से कर रहे होंगे। वो सियासी अपना जो है लाभ हानि उसमें आ जाता है कई बार। एक जमाने में होता था कि कुछ ऐसे लोग, ऐसे तत्व होते थे समाज के जिनके पास बहुत पैसा होता था, जो अनैतिक तरीके से कमाए होते थे, तो वो अखबार और चैनल लॉन्च करते थे और उनका मकसद होता था अपनी उस अनैतिकता को नैतिकता में बदलना। हाँ, तो अभी भी मीडिया का इस्तेमाल अब वो जो है बहुत, मतलब एक कह सकते हैं ना कि निर्वस्त तरीके से आदमी जो है नाच के कर रहा है कि जो है हम तो ऐसे ही करेंगे, जिसको जो करना है कर ले। आहा। अच्छा, आपकी जो कविता शुरू होती है वो लगता है कि जो पत्रकारिता में स्कूलिंग हो रही है, जो निकल कर आ रही है नई पीढ़ी, तो उसे सिखाया ही यही जा रहा है। ये हो ही यही रहा है। आजकल के जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जो वहाँ पे जहाँ भी पढ़ाइयाँ अधिकतर हो रही हैं, वैसे तो सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय बहुत कम ही रह गए हैं, प्राइवेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक तरीके से जो बाजार की आप बात कर रहे हैं, तो वो बाजारवाद ही पूरी तरह से इस शिक्षा क्षेत्र में भी हावी है। और वहाँ जो प्रोफेशनल डिग्रियाँ मिल रही हैं वो बहुत मतलब उनकी फीस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो इतना लगाने के बाद अगर कोई आएगा मीडिया के क्षेत्र में और उसकी जब वहाँ पे तनख्वाह की बात करता है, तो वो जो है सन्न रह जाता है, बिल्कुल सन्नाटे में चला जाता है कि मैंने इतना पैसा खर्च किया और हमें तनख्वाह कितनी मिल रही है? कह रहे हैं कि 10,000 ले लो, 12,000 ले लो। जो टीचिंग है वो मेन वही होती है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप सरवाइव करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे सरवाइव। उनको पहले ही बता दिया जाता है। हम बड़ा सवाल ये है कि क्या आप सिखाया ही यही जा रहा है कि जनपक्षीय होने की वजह है, आपको सरवाइव करना है तो आप या तो सत्ता पक्ष में चले जाइए, बाजार पक्ष में चले जाइए, जन पक्ष के कोई मायने मतलब अब नहीं बचे हैं पत्रकारिता में। ये सिखाया जा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल ये सिखाया जाता है, बल्कि वो चैनलों के लिए और इन सबको बताते हैं कि आप इनको देखिए, इनको देखिए। तो जब उनको आप इनको देखेंगे और उनसे सीखेंगे तो वैसे ही आपकी जो है नज़रिया विकसित होता चला जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट है उसका वैसे ही नज़रिया बनता चला जाएगा। कुछ चैनल हैं जैसे जिस तरीके से चलते हैं, अब आप उनको देखिए तो आपकी मानसिकता, आपका नज़रिया वैसे बनता चला जाता है। तो वो फिर वो उसी हिसाब से उसको एक्सेप्ट करता है। हालाँकि शिक्षा की खासियत एक ये है कि जो चाहे जैसे बाजारवाद के घनघोर उसमें भी शिक्षा लेगा,
तो बहुत सारे लोग वहां से भी ऐसे जो निकल के आते हैं और जो असली पत्रकारिता को ही हासिल करते हैं और जो वहां उनको पढ़ाया गया रहता है उसे किनारे कर देते हैं और वो अपने स्वाध्याय से और अपने इधर उधर की नॉलेज से बातचीत से पढ़ के वो असली पत्रकार बनते हैं और बन के उभरते हैं। ऐसी हर पीढ़ी में पहले भी होते आए हैं और अब भी ऐसे स्टूडेंट निकल के आते हैं जो बड़ी ईमानदारी से ऐसी पत्रकारिता करते हैं। जो जन सरोकारों को समझते हैं और जो जिन्हें इसकी समझ होती है वो बेहतर निकल आते हैं, और उन्हीं की वजह से पत्रकारिता की साख भी बची हुई है और वो हमेशा चुनौतियों से पार पाती आई है। तो आगे भी ऐसे ही आने वाले छात्रों से काफी उम्मीदें रखी जा सकती हैं और बहुत ज्यादा निराश नहीं होंगे, हमारी पीढ़ी को भी नहीं होना चाहिए। और एक दौर और याद आता है 2000 के आसपास का, जब दूरदर्शन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत हो रही थी। बहुत से नए पत्रकार जो है, जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े चेहरे हैं, उस दौर में पैदा हो रहे थे। उनके एक एक प्रोग्राम आते थे और उसी दौर में एक खबर चली थी कि दूरदर्शन की ओर से इनको इतना भुगतान किया गया है एक मंत्री की कृपा से कि इनमें से कईयों के अपने चैनल हो गए। तो उस दौर में हालांकि बहुत इसको तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन लगता है कि यह उसी का असर है कि वो जन सरोकारों से वो लोग हट गए। वो चेहरे जो है, वो पत्रकारिता में जब वो बड़ा नाम बने तो जन सरोकार उनके लिए मायने नहीं रखते। वो आज भी सत्ता पक्ष के साथ या किसी खास चेहरे के साथ खड़े दिखते हैं या बाजार के साथ खड़े दिखते हैं। बिल्कुल, चूंकि वो सत्ता की ही उपज है, वहीं से उनको पूंजी मिली है। पूंजी जहां से आती है फिर वो उसी के पक्ष में जो है फैलती है, पल्लवित है और उसी को जो है बढ़ाती है, आगे बढ़ाती है। तो चूंकि वो यानी जिनकी छवि पत्रकार के रूप में बन गई या बना दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गढ़ी, असल में वो सत्ता के खरपतवार निकले, वो उनमें से अधिकांश। बिल्कुल, आप जिसकी खाएंगे उसकी गाएंगे, ये बहुत पुरानी कहावत बुजुर्गों ने कही हुई है। वो जहाँ जहाँ जो जिसकी खाता है उसकी गाता है, उसी की खजड़ी बजाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा हाल यही है। एक जमाने में होता था, जब आज से 7 साल पहले की जब बातें करें उसके पीछे की होती थी, तो सरकार की या जो सत्ता पक्ष की चीजें होती थी उनकी बड़ी आलोचना होती थी। और एक गुट उसमें ऐसा भी था कि जो उस समय की सत्ता थी उसको पसंद ही नहीं करते थे, उनको इसलिए भी लिखना होता था। तो इस तरीके से जो है पूरी जो पत्रकारिता होती थी, जैसे 50% ऐसे थे जो पत्रकारिता सही मायने में करना चाहते थे और जनपक्षीय करते थे, और 50% ऐसे थे जो उनको उस समय की सत्ता पसंद नहीं थी और उसकी ऐसी तैसी करने के लिए करते थे। तो कुल मिला के उस समय 100% जो है सत्ता विरोधी जो है खबरें या वो जो हो जाती थी और वो जनता के पक्ष में अपने आप को वो कर लेते थे। लेकिन अब 7 साल पहले से जो पत्रकारिता शुरू हुई, तो वो जो 50% थे जनपक्षीय पत्रकारिता करने वाले, वो हाशिए पे लगभग आ गए। और जो वो उस समय सत्ता को पसंद नहीं करते थे, वैसी मानसिकता वाले लोग अब मुख्य धारा में आ गए और उनको वो सत्ता पसंद आने लगी, क्योंकि वो सत्ता उनके विचारधारा, उनकी मानसिकता के अनुकूल हो गई। सत्ता में बहुत सारी बुराइयां रही हैं शुरू से, चाहे वो घोटालों का दौर नरसिम्हा राव के टाइम शुरू हो या इंदिरा के टाइम में निरंकुशता का दौर हो या मनमानियों का दौर हो। जिस तरह से विरोधी सरकारें एक दिन में गिरा दी जाती थी, या तो वो जनाक्रोश थे, उसकी आवाज मीडिया में दिखती थी, जो पत्रकार मीडिया में दिखा करती थी। और आप देखेंगे कि उस दौर में हम लोग भी लिखते थे, और ये इस तरह का मेरा घोटालों का देश, इस तरह की चीजें हम लोग भी लिखते रहे और बहुत सबने लिखा। अन्ना मैं अन्ना हूं करके, और जो अभियान चला भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की मांग को लेके, मीडिया ने उसको खूब जगह दी। लेकिन अंततः क्या वो अभियान जनपक्षीय अभियान जो थे, समस्याएं ज्यों की त्यों रहने के बावजूद भी अचानक गायब कैसे हो गए? क्या इसकी वजह मीडिया ही है या कुछ और खेल भी चल रहा था? नहीं, खेल तो चल रहा था। अगर हम अन्ना आंदोलन को देखें तो इसी एक आंदोलन से समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या खेल था। इसमें कुछ मीडिया के लोग ये समझ नहीं पाए कि इसके पीछे कौन है। हालांकि चर्चा उस समय भी होती थी और अभी भी कहा ही जाता है, जो परोक्ष रूप से जो है, कि कौन इसको जो है ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन उस समय मीडिया के एक बहुत बड़े धड़े को
ये लग रहा था कि नहीं ये जनता की बात है और ये सही बात है। और ये लगता था कि लोकपाल बन जाएगा तो पता नहीं भ्रष्टाचार का क्या हो जाएगा। और अब वही मजे की बात देखिए कि उसी आंदोलन को उतनी बढ़िया कवरेज करने वाले, उस आंदोलन में भाग लेने वाले, उस लोकपाल के लिए जान तक देने के तैयार रहने वाले लोग अब उस लोकपाल का नाम तक नहीं लेते हैं। और पिछले 7 सालों से उसकी नियुक्ति तक नहीं हुई। पिछले 3-4 साल पहले अगर हुई तो वो कहाँ बैठता है, किस रूप में बैठता है, उसने अब तक कौन से फैसले कर लिए, ये भी लोगों को पता नहीं है। तो उसको कोई पूछने तक वाला नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय उस आंदोलन को एक मकसद के तहत लाया गया था। और उस मकसद को मीडिया के कुछ लोग भी नहीं समझ पाए थे। वो सोच रहे थे कि नहीं ये जनपक्षी है, लेकिन वो था कोई और मकसद। और वो जब मकसद पूरा हो गया तो उस जो उद्देश्य था लोकपाल उसको ही भूल गए वही लोग जो उसके लिए आंदोलन कर रहे थे और जीने मरने को तैयार थे। मीडिया कह सकता है कि हमारा कोई एजेंडा नहीं होता और हम कोई सवाल खड़े नहीं करते, जनता जो कर रही होती है हम उसको दिखाते हैं। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि जनता अभी भी बहुत कुछ कर रही है? जैसे अभी किसान आंदोलन चल ही रहा है और बहुत सारे आंदोलन चले हैं, तो उसमें जो मीडिया का जो रुझान रहा, जो खबरें रहीं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की, न्यूज़ चैनलों की, वो किस तरह की रहीं? क्या वो उसमें जनपक्ष या जनता का पक्ष ज़्यादा था, या उनकी जो सारी बहस थी और यहाँ तक कि न्यूज़ एंकर तक सरकार के साथ दिखाई दिए? क्या स्थिति रही और आप समझते हैं कि क्या ये पत्रकारिता के लिए संकट है या इन्हीं चुनौतियों से कोई बड़ी राह निकलने वाली है? नहीं, अगर ये जो है मीडिया के लिए संकट होगा तो लोकतंत्र के लिए संकट हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र है ही जनता के लिए। उसकी परिभाषा ही एक बड़ी सरल सी है कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। तो जी। अगर लोकतंत्र है तो मीडिया को भी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही संचालित होना पड़ेगा। और इस ध्येय को जो भी मीडिया त्याग देगा उसका समझ लीजिए खात्मा तय है। आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो हालत है उसे जनता छोड़ चुकी है। बहुत मुट्ठी भर के लोग उसको केवल इस रूप में लेते हैं, मदारी के खेल के तौर पे ही उसको देखते हैं। वो एक मनोरंजन का साधन हो गया है। जिनके शिक्षा का स्तर बहुत कम है ऐसे लोगों के लिए भी वो मनोरंजन का साधन है। और जो थोड़ा सा भी इस खेल को समझ गए हैं उन्होंने ऐसे मीडिया को देखना बंद कर दिया है। मीडिया ये आपने तभी तक बहुत जिंदा है जब तक वो जनता के पक्ष में खड़ा है। जो भी मीडिया जो है जनता को छोड़ देगा वो उसी दिन खत्म हो जाएगा। उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बाजार भी उसे त्याग देगा। बाजार भी विज्ञापन तभी देता है जब उसको पढ़ने वाले लोग होते हैं, देखने वाले लोग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो विज्ञापन हैं किन तरीकों से आते हैं, किन हरकतों से आते हैं, वो सर्वविदित हो गया है। और इसीलिए वो जो है मर रहे हैं। वहां बाजार उनको देखना नहीं चाहता है। बाजार भी अपना एक वो करता है कि कौन सा मीडिया जनता के बीच में है। जो मीडिया जनता के बीच में है उसी को बाजार भी विज्ञापन देता है। कारपोरेट वाले भी देते हैं, ना चाहते हुए भी। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहां पे जनता है। जनता है तो मीडिया है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और जनता है तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र और मीडिया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मदारी का खेल हो गया है और खेल के साथ हमेशा एक संकट रहता है मनोरंजन के साथ, कि मनोरंजन की दुनिया कब बदल जाती है, राजेश खन्ना से कब अमिताभ बच्चन आ जाते हैं ये पता नहीं चलता है। और कपिल शर्मा के शो भी चलते चलते बंद करने पड़ते हैं। तो मनोरंजन बहुत टिकाऊ चीज नहीं है, जबकि मीडिया अगर आप जनपक्षीय हैं तो आप सदियों से टिके हुए हैं। जनता की बात आप जब भी करेंगे तभी जनता आप पर विश्वास करेगी, आप पर विश्वास करेगी तो दुनिया आप पर विश्वास करेगी। तो सवाल विश्वसनीयता का है कि विश्वसनीयता पर जो संकट पैदा हो रहा है ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है और जल्दी ही मीडिया फिर से जनपक्ष में आ जाएगा, क्या ऐसी उम्मीद लगती है? बिल्कुल। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मीडिया को भी जनपक्षी होना ही पड़ेगा। मीडिया को, पहली बात तो मीडिया को अगर खुद को बचाना है तो उसे जनपक्षी ही बनना पड़ेगा। जनता जनता की बात उसको जो है उठानी ही पड़ेगी। और आज के समय में भी जो जनता की बातें करते हैं वो जमे हुए हैं बड़े
शिद्दत के साथ, उनको कोई कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जनता की बात नहीं कर रहा है उसके अस्तित्व पे संकट है। नहीं तो आप देखिए कि सोशल मीडिया जो जनता से जुड़ा हुआ है वो इतना मजबूत कैसे हो गया। वो इसीलिए हो गया क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ है, और मुख्य मीडिया को जो है कहा जा रहा है कि उस पर संकट आ गया है। तो संकट इसलिए आ गया क्योंकि वो जनता से दूर हो गया है। आप अपनी जड़ों से दूर जाके जो है, कोई भी पेड़ अगर उसकी जड़ खोखली हो जाएगी तो खड़ा नहीं रह सकता, गिर जाएगा वो। जनता ही जड़ है मीडिया की, उसको उसको समझना पड़ेगा, और नहीं समझेगा तो फिर उसका हाल बहुत उसी पेड़ की तरह होगा जिसकी जड़ें खत्म हो गई तो गिर जाता है, सूख जाता है। आपके बातें बिल्कुल सही हैं। आपका विचार कि जो सत्ता जो है कितनी भी बड़ी सत्ता बना ले, पेड़ कितना भी ऊपर छत्र बना ले, अगर जड़ खोखली है तो उस वो जो ऊपर का छत्र है, उसके जो सत्ता है वो उसे गिरा ही देगी, वो उसका सहारा नहीं बनने वाली है। तो इसलिए जो मीडिया जनपक्षीय है, जनता के साथ जुड़ा है, जनता की बात कहता है, वो आज भी मजबूत है और उसके लिए कोई संकट नहीं है और वो हमेशा मजबूत रहेगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो मुख्य धारा का जो मीडिया था, जो उसको गांधी जी समझ गए थे कि ये जनता की बात नहीं करेगा, मतलब हमारी बात नहीं करेगा, जनता की बात नहीं करेगा, या ये भारत के लोगों की बात नहीं करता, वो जो है ज्यादातर अंग्रेजों और सत्ता की बातें करता है। तो उस समय उन्होंने एक वैकल्पिक मीडिया जुड़ा, जो अपना शुरू किया और उससे जनता से जुड़े, और जब उनके साथ जनता जुड़ी तो फिर सत्ता को जो है जाना पड़ा, सलाम करके गए यहाँ से, चाहे जैसे गए, तो थोड़ा बहुत तो नुकसान कर गए, मीडिया कर गए। जुड़ा, उन्हें कवर करने के लिए अमेरिका से आने लगे और ब्रिटेन से आने लगे पत्रकार और मीडिया, उनके साथ पूरी दुनिया का मीडिया जुड़ा और जनता जुड़ी, और जनपक्षीय जन सरोकार की बात करने वालों के साथ मीडिया की जो अंतरात्मा है वो खींच लाती है। और इस अंतरात्मा पर और सभी पत्रकारों को अंततः भरोसा जो है रखना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत चर्चा के लिए आपका धन्यवाद, और फिर मिलते हैं किसी कार्यक्रम में जल्द ही। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। ओम प्रकाश तिवारी हिंदी के उन चुनिंदा लेखकों में शामिल हैं जिन्होंने नई तकनीक के साथ आत्मसात किया है। उनका उपन्यास अंधेरे कोने ई बुक के रूप में नॉट नल पर उपलब्ध है। उनके नाटक स्वप्न वृक्ष का कई बार मंचन हो चुका है। कथा कहानी नाम से उनका एक ब्लॉग है। प्रतिलिपि.com पर उनकी कविताएं और लेख पढ़े जा सकते हैं। समालोचना ब्लॉगस्पॉट पर कई लेख उपलब्ध हैं। ई बुक के रूप में जल्द ही एक और उपन्यास अंतहीन आ रहा है। 20 कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर हैं। कहानी संग्रह किचकिच और कविता संग्रह डरा हुआ पेड़ नॉट नल पर उपलब्ध है।